हेलो एवरीवन, जेड एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पार्ट 1 में इस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले टॉपिक हमारा अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मीन्स जब भी कोई क्रिया ऐसी हो जिससे उसके पदार्थ के संगठन में जिससे मिलकर वो बना है, वो उसके गुणों में, चाहे वो भौतिक और रासायनिक गुण हो, और उसकी जो संरचना है उसमें जब परिवर्तन होता है, उसी को हम अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक नाभिकीय अभिक्रियाएं और दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, जो कि क्लास 10th के सिलेबस में हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएं और कोई नया गुणधर्म वाला पदार्थ बने, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो अलग हैं और ऑक्सीजन के गुण अलग हैं। जो मिलता है हमें दोनों के मिलने से जल, उसके गुण अलग होते हैं। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वह अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई दो चीज़ें ली, दोनों चीज़ों को जो मिलाते हैं तो जो दो चीज़ें हम ले रहे हैं वो अभिकारक कहलाएंगे, और उनसे जो हमें चीज़ प्राप्त होगी वो उत्पाद कहलाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और जो जल बन रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वह उत्पाद है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मीन्स जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, इसको जिसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं वही रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों में सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हमने, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। इसको अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, यह है जिंक ऑक्साइड, तो हमने लिखा ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये अभिक्रिया का चिन्ह हो गया। तब जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4 प्लस जल, ये हो गया H2O, ये हो गया जिंक सल्फेट, ये जल हो गया, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। मीन्स जो हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी है उसको संतुलित करना। तो उसको संतुलित कैसे करते हैं? देखिए क्या होता है। ये वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। मीन्स जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, Mg + O2 एरो MgO, मीन्स मैग्नीशियम
की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। क्या यह अभिक्रिया संतुलित है या बैलेंस है? तो इसको किस तरीके से हम देखेंगे। इस ओर देखिए Mg जो है वो 1 है, इस ओर भी Mg 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस Mg को हमने लिख लिया और यहाँ पर O2 था, O2 को लिख लिया, ये अभिक्रिया का चिन्ह लगाया और ये MgO को लिख लिया हमने। यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O2 होने की वजह से हमने इसके आगे 2 लिख दिया। अब ये O2 हो गए और Mg भी 2 हो गए, तो Mg 2 हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 लिख दिया। ये हो गई अभिक्रिया संतुलित। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। अभी हमने जो रासायनिक समीकरण लिखी थी उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत किस प्रकार से लिखे जाते हैं, आइए वो देखते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। मीन्स अगर कोई वस्तु, कोई पदार्थ हमारा सॉलिड है यानी ठोस है तब उसको हम S से दिखाएंगे, लिक्विड यानी द्रव है तो उसको हम L से दिखाएंगे, गैस है तब हम उसको G से दिखाएंगे, एक्वस मीन्स जलीय है यानी उसमें जल मिला हुआ है तब हम उसको AQ से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके क्या प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं क्लास 10th के। नंबर 1 संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरा विस्थापन जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। नंबर 3 अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। नंबर 4 उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। 5 अपघटन अभिक्रियाएं। 6 वियोजन अभिक्रियाएं। 7 द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। 8 ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। 9 ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। 10 उपचयन अभिक्रियाएं। 11 अपचयन अभिक्रियाएं और 12 रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये सारी अभिक्रियाओं के प्रकारों को अभी हमें पढ़ना है। तो देखते हैं नंबर 1 संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं। क्या होता है ये? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं वह संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, गंधक यानी सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब कभी भी बात होगी वायु में जलाने की, इसका मतलब होगा कि वहाँ पर हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए गंधक यानी सल्फर, ये सल्फर लिख लिया, इसकी अभिक्रिया हमने कराई, ऑक्सीजन यानी वायु जो कि एक गैस के फॉर्म में होगा और ये सॉलिड के रूप में होगा, इसलिए हम ठोस के रूप में होगा। मैंने यहाँ पर S और यहाँ पर G लिख दिया। अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया का चिन्ह हो गया और यहाँ पर जो बनेगी वो बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में जलाने पर जल बनता है। मीन्स हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलाने पर H2O यानी कि लिक्विड बनता है, यानी कि जल बनता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O1 है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब O तो 2 हो गए और H भी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ स्थिति संतुलित कैसे करते हैं, जो नंबर ऊपर होगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले से करते हैं, तब H हो गए 4। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे। अब ये H 4 हो गए, O2 है और इस पूरे का डबल H2O का डबल का मतलब O भी यहाँ पर 2 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। एथिलीन तथा हाइड्रोजन की योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप एथेन गैस प्राप्त होती है। देखिए कैसे, एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने
हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराई H2 के साथ में, तब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक H इस ओर जुड़ जाएगा, जिससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त होगा। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो ये हो गया एथिलीन, ये हाइड्रोजन, और ये एथेन। नेक्स्ट, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, वह विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, कोई एक यौगिक होगा, उसके अणु के किसी एक परमाणु पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए या किसी परमाणु के समूह पर कोई दूसरा समूह आ जाए, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यानी उदाहरण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया इसी प्रकार होती है। कैसे होती है, सबसे पहले मेथेन लिखते हैं। मेथेन का फॉर्मूला CH4, ये हो गया मेथेन। इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन यानी Cl2, ये हो गया क्लोरीन, के साथ में उपस्थिति है सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कराते हैं तो यहाँ पर देखिए CH4 में से एक H और यहाँ Cl2 में से एक Cl HCl के रूप में निकल जाएगा, और जो दूसरे यहाँ पे जो जगह खाली हुई है एक H के निकलने की वजह से उस पर ये वाला Cl जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से CH3 और ये Cl बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, और यह है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या होती है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये हो गया कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें जब हमने लोहे यानी Fe की कीलें डाल दी तब क्या होगा, इस एग्जाम्पल के द्वारा विस्थापन को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही लोहे की कीलें लोहा डाला तब क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर और खुद वहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। विस्थापन में अभी हमने यही पढ़ा था कि क्या होता है, एक अणु के किसी स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या उसके स्थान पर कोई परमाणु का समूह आ जाए तो वो विस्थापन होता है। जैसे एक अणु है कॉपर सल्फेट का, इसमें जो कॉपर परमाणु है उसके स्थान पर लोहा यानी आयरन आ जा रहा है, ये देखिए, इसी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, ये लोहा हो गया, और ये फेरस सल्फेट है, और ये कॉपर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एथिल ब्रोमाइड तथा जलीय KOH की अभिक्रिया इसी प्रकार होती है। कैसे होती है, एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया हमने जलीय KOH के साथ में कराई, तब क्या होगा, ये जो K है वो इस Br के साथ में निकल जाएगा KBr के रूप में, KBr के रूप में, और यहाँ पर क्या बचेगा C2H5। अब देखिए ये Br है ना, ये K के साथ हटा तो यहाँ पे जो जगह खाली हुई उस जगह पे ये OH आ गया, और विस्थापन में हमने यही बोला था क्या होता है, एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा आ जाए, यहाँ पे Br के स्थान पे OH आ रहा है, इसीलिए इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और ये बन गया है एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
इन अभिक्रियाओं में उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तब ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अलग हो गई और पोटेशियम क्लोराइड में से पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया। अब ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि जब पोटेशियम क्लोरेट का ब्रेकडाउन होगा, ये टूटेगा, तो जो पोटेशियम क्लोराइड हमें बना है पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन, इन दोनों से पुनः हम कभी भी पोटेशियम क्लोरेट नहीं बना सकते। इसी को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराई, तब AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप बन जाता है और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। क्योंकि अब सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ गया, ये दोबारा सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कभी करेगा नहीं, और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो दोबारा ये कभी भी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट में नहीं बदल सकता है। ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसे डबल एरो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस समीकरणों में जो अभिक्रिया बाईं से दाईं ओर प्रदर्शित होती है वह अग्र अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स अगर हम अभिक्रिया को इधर से इस ओर के लिए पढ़ें तो वह अग्र अभिक्रिया कहलाती है, तथा जो अभिक्रिया दाईं से बाईं ओर प्रदर्शित होती है वह विपरीत या पश्च अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 + I2 ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह हो गया और ये बन गया HI। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया हुई तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब हाइड्रोजन आयोडाइड से हम पुनः हाइड्रोजन और आयोडीन बना सकते हैं। इसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिला होगा तो जो ऊपर किस डायरेक्शन में जो तीर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे अग्र अभिक्रिया कहलाता है, और इधर से इस ओर के लिए अगर हम पढ़ेंगे तो ये पश्च अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल द्वारा और समझ लेते हैं। PCl5, इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो PCl3 + Cl2 अलग हो जाएगा। मीन्स PCl5 का ब्रेकडाउन होके PCl3 और Cl2 बनेगा। इन दोनों को अगर हम मिला दें फिर PCl5 बन जाएगा। इसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अपघटन कहलाती है। मीन्स आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, अपघटन और वियोजन सेम है। फर्क क्या है, यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर हमने जो भी अभिकारक से उत्पाद बना दिया वो पुनः उत्पाद से अभिकारक में बदल नहीं सकता। इसमें होना क्या है, जो पदार्थ होगा वो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित यानी टूट जाएगा। जैसे ऊष्मा के प्रभाव में अगर अपघटन हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन कहेंगे, विद्युत के प्रभाव में हो रहा है
तो विद्युत अपघटन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने अभी एक रिएक्शन देखी थी पोटेशियम क्लोरेट की, KClO3, तब बना था KCl प्लस O2। इसको बैलेंस कर लीजिए। ये यहाँ पर 3 2 जा 6, ये 2 हो गया, 3 2 जा 6 और ये 2 हो गया। ये जो रिएक्शन है वो अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन थी अभी मैंने आपको बताया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के साथ साथ क्योंकि इसमें एक पदार्थ से दो पदार्थ बन रहे हैं, इसीलिए इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल CaCO3, और जब इसमें ऊष्मा देंगे तब ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को देखिए ये क्या है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं हम, या मीन्स इसको जब हम गर्म करते हैं, तब क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, क्योंकि ये दोबारा कभी मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, इसीलिए इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रियाएं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था अपघटन। अपघटन में एक पदार्थ दो सरल अणुओं में तो टूट रहा था, परंतु उनसे कभी भी जो टूटे हुए हमारे पदार्थ थे, उत्पाद, उससे अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो हमने अणुओं को तोड़ा है, उन अणुओं से पुनः हम क्या कर सकते हैं, अभिकारक बना सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हमने ले लिया PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम है। इससे हमने जब ब्रेकडाउन करा, तोड़ा, PCl3 और Cl2 में ये ब्रेकडाउन हो गया। अब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब ब्रेकडाउन हुआ तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस अलग हो गई। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो फिर से क्या होगा, PCl5 बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ा तो हाइड्रोजन और आयोडीन अलग हो गया। ये वियोजन हुआ, हाइड्रोजन का अलग होना और आयोडीन का अलग होना। अब क्योंकि ये दोनों मिलकर फिर से हमें HI दे सकते हैं, इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। इसको देखिए। जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है उसे उभय अपघटन या द्विविस्थापन कहते हैं। किस तरीके से अभिक्रिया होती है देखिए, इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम इसको। हमने ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हमने सोडियम क्लोराइड के साथ में कराई तब क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो Na है वो भी Cl के साथ है और ये जो Ag है वो NO3 के साथ में है। यहाँ पर क्या होगा, जो यौगिक हैं उसके आयन आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे। जैसे कि Ag अभी NO3 के साथ है, अब Ag Cl के साथ आ जाएगा तो Ag Cl हो जाएगा, और Na जो भी Cl के साथ है वो NO3 के साथ में आ जाएगा तो ये NaNO3 हो जाएगा। इसका नाम ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये सोडियम नाइट्रेट। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने ले लिया एस्टिक एसिड CH3COH। एस्टिक एसिड की अभिक्रिया हमने NaOH के साथ में कराई, मीन्स कास्टिक सोडा बोल लीजिए आप इसे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई। तब क्या होगा, ये Na इस CH3COH के साथ जुड़ जाएगा, CH3COOH
Na के साथ में, ये H जो होगा वो OH के साथ में आ जाएगा H2O के रूप में। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये सोडियम एसीटेट हो गया और ये जल हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। बहुत सिंपल है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मीन्स निकलती है अभिक्रिया के दौरान, जिसमें से ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। हमने ले लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया हुई तो सब जानते हैं H2O बनता है। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर वो 2 हैं तो हमने 2 लगाया। अब H 2 दूनी 4 हो गए तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। जब ये अभिक्रिया होती है तब 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है, ऊष्मा, वो निकलती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है, तब इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये तो आप जानते हैं, जैसे कार्बन और ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन यानी यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन का कोई भी रूप ले लीजिए आप, ग्रेफाइट हो, कोक हो या कुछ भी हो। जब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं, जलाते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी जो धुआं आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो निकलता है। और उसके साथ में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी निकलती है। अरे आप लकड़ी को जलाएंगे, ये लकड़ी मान लीजिए आप, फॉर एग्जांपल लकड़ी को आप अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में जो ऊष्मा आप देखते हैं ऊष्मा निकलती है, वही ऊष्माक्षेपी एग्जाम्पल है, वही ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मीन्स ये अभिक्रियाएं तभी होंगी जब इसमें ऊष्मा दी जाएगी, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अभी मैंने आपको बताया था कि जब इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 बनता है। परंतु ये ऐसे ही नहीं, यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी ऊष्मा। जब इसमें ऊष्मा दी जाएगी तब ये ब्रेकडाउन होगा। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, NO गैस बनती है। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, N2 हैं, O2 हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। ये अभिक्रिया तब होगी जब इसमें आप 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देंगे। तो ये था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ये क्या होता है, देखिए, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होने को उसका अपचयन कहा जाता है। मीन्स कोई अभिक्रिया अगर हो रही है और उसमें हाइड्रोजन निकल जाए या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिया कॉपर और इसकी अभिक्रिया करा दी ऑक्सीजन के साथ में, तब CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसका लिख लेते हैं, ये है कॉपर, ये है ऑक्सीजन, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कॉपर ऑक्साइड बना। पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर वो 2 हैं तो हमने 2 लगा दिया और ये कॉपर यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रही है, यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है परंतु यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड में। इसी को हम ऑक्सीकरण और उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो
तो उससे उसका अपचयन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ में कराई, ये अभिक्रिया बहुत ही तापन पे होती है, मीन्स बहुत हीट पर होती है। तब क्या है, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है। अगर आप देखें कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने आपको बताया जब ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन की कमी होना, यहाँ पर ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है, यहाँ पर CuO था, यहाँ पे Cu है केवल। तो कॉपर से ऑक्सीजन का निकलना भी हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में हो, तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी होता हो और दूसरे अपचयन भी होता हो, तब उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ZnO प्लस C मीन्स कार्बन बना क्या, Zn अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। अब इस रिएक्शन में देखिए, ZnO में ऑक्सीजन है, जिंक में ऑक्सीजन है, जो कि आगे जाके यहाँ पर अभिक्रिया के बाद में यहाँ से ऑक्सीजन हट जा रही है, ऑक्सीजन निकल जा रही है और ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। मीन्स ये हो रहा है अपचयन। और यहाँ पर कार्बन है और ये रिएक्शन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसको कहते हैं हम उपचयन। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट, संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मीन्स नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। मीन्स जब कोई धातु अम्ल और नमी के संपर्क में आती है तो वो गलने लगती है, उससे को ही संक्षारित कहते हैं। और संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण में हम सबसे से पहले एग्जाम्पल, जो सिंपल एग्जाम्पल है और जनरली हम सब लोगों ने देखा हुआ है, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लोहे का। ये हो गया Fe, जिसको हम आयरन या लोहा बोलते हैं। ये आयरन हो गया, सॉलिड स्टेट में है, बस ठोस अवस्था में है। जब इसके पास में ऑक्सीजन आएगी जो कि गैस अवस्था में है, ये वायु आप लिख सकते हो या ऑक्सीजन लिख सकते हैं, प्लस इसमें H2O जल जो कि नमी के रूप में है। किसके रूप में है, नमी के रूप में है। नम वायु आप इसको बोल सकते हो। इस पूरे को मिला के हम बोल सकते हैं नम वायु। नम वायु से हमें ऑक्सीजन और H2O जो मिल रहा है वो नम वायु से मिल रहा है। तब क्या होता है, इसकी नम वायु जो होगी वो आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर अभिक्रिया करके Fe2O3.XH2O बनाएगा, जो कि सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, इसलिए S लिख दिया। और यही फॉर्मूला है जंग का, जिसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Fe हो गया 2, यहाँ पर 1 है, O3 और ये X है, तो हमने सबसे पहले तो X लिखा यहाँ पर, और 3 और ये 4 हो गया, यहाँ 2 और 1 3 हो गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी 2 के साथ में, ये 2x हो गया। अब यहाँ पर हमने 2 के साथ करा दी तो ये 2 2 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब O हमारे इस साइड में हो गए हैं 3 2 6 6 2 8 और यहाँ पर हो गए हैं 2, तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया, 3 2 6 और 2 8। ये हो गई बैलेंस। फिर से एक बार देख लीजिए, लोहा जब नम वायु के संपर्क में आता है तब ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम जंग कहते हैं।
इससे बचने के कुछ उपाय हैं, संक्षारण से बचने के कुछ उपाय हैं। नंबर 1, धातु की सतह पर पेंट की परत चढ़ाकर, मीन्स क्या है, जैसे लोहा है उसकी सतह पर अगर हम क्या करें, पेंट कर दें तो उस पर संक्षारण नहीं होगा। धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा के, जहाँ पर हम पेंट नहीं कर सकते वहाँ तेल या ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। धातु की सतह पर संक्षारण मुक्त धातु की परत चढ़ाकर, मीन्स जैसे कि कोई ऐसी धातु जहाँ पर जंग लग सकती है तो उसके ऊपर हम वो धातु की परत चढ़ा देंगे जिस पे जंग ना लगे। यह था आपका चैप्टर नंबर 1, पार्ट नंबर 1, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।